हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल टॉपिक के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सेल होता क्या है, सेल कहते किसे हैं, ये पढ़ा था। सेल की खोज किसने की, और भी सेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खोजें थी, वो हमने बताया था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो सेल थ्योरी के बारे में, जितना सफिशिएंट था सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितना सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और जितना 6 to 8 NCERT में दे रखा है उतना ही, ठीक है। थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उसका कारण, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें मैं क्यों करा देती हूँ, उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर कोई भी DLED किया हो, चाहे BEd कर रखा हो, ग्रेजुएशन करने के बाद ही किया होगा, है ना। तो पिछली क्लास में अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने किया है तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक दो क्वेश्चन अगर 68 से मतलब 10th का पूछ लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 68 का ही था तो वही आना चाहिए, 10 का क्यों आया, पूछा जा सकता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके गए होते हैं, है ना। ग्रेजुएशन करने के बाद ही DLED या फिर BEd किए हैं, जो भी किए हैं आप, तो ग्रेजुएशन तो करें, है ना। चलो ग्रेजुएशन छोड़ो, इंटर तो किए होते हैं ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं पूरी मतलब जितनी सारी उम्मीद हो सकती है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो एडिशनल चीज़ें भी मैं करा देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं। कल मैंने बात किया था सेल कहते किसे हैं, है ना, और उसके बाद खोज की बात में कुछ इंपॉर्टेंट खोजें थी, सेल थ्योरी के बारे में बात किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आज हम बात करेंगे सेल के शेप के बारे में और सेल के साइज़ के बारे में, जो कि काफ़ी कई बार पूछा भी गया है और कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन, ये तो एग्ज़ाम है ही है, इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम है वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेल के शेप एंड साइज़ के बारे में। आइए फ्रेंड्स, देखिए मैंने हेडिंग बना रखी है सेल का साइज़, यानी सेल के आकार और आकृति के बारे में। सेल के नहीं, यहाँ पे का करना चाहिए था, चलिए मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। सेल के शेप और साइज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए सेल का शेप और जो साइज़ होता है ना, वो डिपेंड करता है उसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। सेल का जो शेप या साइज़ दोनों की अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, और साथ में उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पर है, पोजीशन एक तरीके से, है ना। तो वो उसकी लोकेशन कहाँ है या पोजीशन कहाँ है या फिर फंक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है क्या, सेल का साइज़ और साथ में सेल का शेप, ठीक है। सेल का शेप एंड साइज़ डिपेंड ऑन दी, किस पर डिपेंड करता है, तो लोकेशन एंड फंक्शन, ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के शेप के बारे में, सेल के आकृति के बारे में, बनावट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे आकार के बारे में, ठीक है, साइज़ के बारे में। साइज़ में डायमेंशन शामिल होता है, आप समझ सकते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई शामिल होती है, लंबाई चौड़ाई, और आकृति मतलब वही चीज़, बनावट कैसी है, रचना कैसी है, ये सारी चीज़ें, लंबा है, गोल है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, आकृति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आकृति के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो सेल यानी कोशिका, मैं बार बार सेल बोल रही हूँ तो आप कोशिका दिमाग में रखिएगा। वैसे भी आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आप आराम से सारी चीज़ें हमारी बात समझ रहे होंगे। आई थिंक ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप समझ रहे होंगे। देखिए सेल की अगर शेप की बात करी जाए ना, तो जनरली जो सेल का शेप होता है ना, वो या तो कैसा होता है, गोलाकार होता है, मतलब कि या तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, या तो स्फेरिकल होता है या फिर इलोंगेटेड होता है, या स्फेरिकल होता है या फिर इलोंगेटेड होता है ना, या गोलाकार होता है या फिर लंबा होता है। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका जो आकार होता है ना, वो लंबा होता है, साथ में दोनों छोर, दोनों पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, कहने का मतलब नुकीले होते हैं दोनों पॉइंट। मैंने क्या बताया, जनरली सेल का जो आकार होता है गोले में होता है, ठीक है, गोले में होता है, या फिर गोलाकार होता है, या फिर
बोल सकते हैं इलोंगेटेड होता है, ठीक है, यानी कि लंबा होता है। देखिए या तो गोले में होगा, या तो गोलाकार होगा, या फिर लंबा होगा। जनरली शेप यही होता है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जिनका आकार जो होता है वो इलोंगेटेड के साथ साथ दोनों पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। कहने का मतलब लंबा होने के साथ साथ उनका जो दोनों छोर होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। और इस प्रकार ये एक धुरी का निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें धुरी के आकार की सेल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धुरी के आकार की सेल बोला जाता है। यह एकदम प्योर हिंदी की अगर बात करूँ तो तर्क रूपी सेल के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में बात करते स्पिंडल शेप्ड सेल। आइए उन्हीं की बात करते हैं हम, ठीक है। कुछ सेल्स के एग्जांपल देंगे हम, जो कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सेल कौन से टाइप की है, मतलब किस तरीके का स्पिंडल शेप्ड कौन सी सेल है, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन, अगर मैं वो जो सोल्यूशन वाला चैप्टर था ना, सोल्यूशन नहीं सॉरी उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए थे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था कि जो पेशी वाली कोशिका यानी पेशी सेल्स, जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो किस शेप्ड में होती हैं, किस टाइप में होती है। ट्रू एंड फॉल्स में दिया था, तो आई थिंक उसमें इलोंगेटेड दिया था ऐसा करके, तो क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है कि हाँ ये सेल किस आकार की होती है, सॉरी किस आकृति की होती है, उसका शेप कैसा होता है ना। तो आइए बात करते हैं। मैंने बोला जनरली सामान्यता सेल जो होती हैं, सेल गोले में होती हैं या तो, ठीक है, गोल होती हैं या गोलाकार होती हैं, या गोलाकार होती हैं या फिर कैसी होती है, लंबी होती, इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है, लंबी होती हैं। लेकिन कुछ सेल जो होती है लंबी होने के साथ साथ लंबी तथा दोनों छोरों पर या दोनों छोरों पर दोनों इंड जिसे कहते हैं, दोनों छोरों पर कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तर्क रूपी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तर्क रूपी सेल कहते हैं, और इन्हीं को धुरी के आकार की सेल भी कहा जाता है, धुरी के आकार की सेल, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहला मैं ले लेती हूँ, जैसे यहीं पे कुछ कहा गया है कि कुछ सेल्स, जैसे स्फेरिकल तो समझ में आया क्या होता है ना, लंबी भी समझ में आया क्या होता है, ये तर्क रूपी किस शेप्ड में होती है। तो मैं सबका एग्जाम्पल देख के बताऊँगी, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उनके सारे एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगी तर्क रूपी की, स्पिंडल शेप्ड कौन सी सेल होती हैं, है ना। तो देखिए जो हमारी मसल सेल होती हैं, जो हमारी पेशियों की सेल होती है, वो कैसी होती हैं, तर्क रूपी होती है, धुरी के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, तर्क रूपी होती है, या फिर बोल सकते हैं धुरी के आकार की। और अगर इंग्लिश में बात करें तो स्पिंडल शेप्ड होती है। कैसे होती है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ पेशी कोशिका, जिसे मसल सेल भी कहा जाता है, मसल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इंग्लिश की बात करें, ये कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यानी कि तर्क रूपी, यही चीज़ तर्क रूपी, अगर हिंदी में लिखूं मैं तो तर्क रूपी कोशिका, या मैं सेल ऐसे कर दूँ, कोशिका के लिए ज़्यादा लगेगा, तो ये चीज़ समझ में। अब इसका आकार तर्क रूपी होता है तो किस टाइप का होता है, तो ये देख लेते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो पेशी कोशिका होती है वो किस आकृति की होती है, उनकी आकृति कैसी होती है। तो इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। देखिए कैसी होती हैं ये, तो इस टाइप की होती हैं। छोटा छोटा बनाऊंगी फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ देखिए ये दोनों पॉइंट जो हैं नुकीले हैं, है ना, और दोनों पॉइंट कैसे हैं, नुकीले हैं, है ना। मैं इसको कलर कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, ये स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। इस टाइप की सेल पाई जाती हैं, और इस टाइप की सेल कहाँ होती हैं हमारे, तो मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पेशी कोशिका समझ में, ये एक मैंने पेशी कोशिका बना दी है, ठीक है, जो कि कैसे होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। अब आगे बात करते हैं, कुछ सेल्स इलोंगेटेड होती है, लंबी होती हैं, तो उनमें कौन सी हैं, तो देखिए वो सेल होती है न्यूरॉन सेल बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब मैं दूसरा ले लेती हूँ तंत्रिका कोशिका का। जिसे क्या बोलेंगे, नर्व सेल भी बोल सकते हैं। मैं न्यूरॉन लिखने जा रही थी इस वजह से फ्रेंड्स। देखिए ये न्यूरॉन सेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो ठीक है नर्व सेल लिख देती हूँ मैं। नर्व सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये नर्व सेल की बात करें। नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और साथ में शाखान्वित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, इलोंगेटेड, साथ में क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। तो मैं लिखूंगी इलोंगेटेड प्लस ब्रांच्ड होती हैं। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना आप, यानी कि लंबी होती हैं और साथ में क्या होती हैं, ये शाखान्वित होती हैं, शाखान्वित। देखिए फ्रेंड्स अगर कहीं पे हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए ना, तो आप ना इंग्लिश वर्जन देखना। इंग्लिश वर्जन बोल रही हूँ तो आपको इस चीज़ से तो समझ में आया होगा। देखिए हम तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे थे, तो चलिए ठीक है, इससे पहले इसको देख लेते हैं इनका वर्क क्या होता है। तो इनका वर्क मैं बताना भूल गई, इनका वर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और उसके बाद रिलैक्स कर देना, छोड़ देना। जो पहले मैंने बताया पेशी कोशिका की बात, है ना, जो जिसे मसल सेल बोलते हैं इंग्लिश में, ये किस शेप्ड में होती हैं, स्पिंडल शेप्ड में होती हैं। और इनका वर्क कैसा होता है, इनका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कैसा होता है, तो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना और साथ में प्लस रिलैक्स करना, रिलैक्स कर देना। तो पहले क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट करते, उसके बाद छोड़ देती हैं, यानी कि मूवमेंट में इनका काम होता है। यानी कि ये इनका काम क्या होता है, मूवमेंट करना, ठीक है, बॉडी जो जहाँ पर ये सेल होती है वहाँ पे मूवमेंट का काम करती हैं, तर्क रूपी सेल। अब हम तंत्रिका की बात करते हैं। दूसरे जो है नर्व सेल, ठीक है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ये कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है और साथ में ब्रांच्ड होती है, यानी कि शाखान्वित होती है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, यहाँ पे मैं फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके फंक्शन की बात करी जाए तो ये सूचना का स्थानांतरण करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है, सूचना का स्थानांतरण करती है, स्थानांतरण, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करती है। अब इसके शेप की अगर बात करें तो मैं शेप थोड़ा बना देती हूँ, छोटा बनाऊंगी फ्रेंड्स। ओफ पड़ेगा फ्रेंड, ओके।
छोटा बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये है नर्व सेल, ठीक है। मैं छोटा, बहुत छोटा है मेरा, क्योंकि ये बड़ी काफ़ी होती है। तो आप अगर जब देखेंगे ना सबसे पहले वीडियो, तो सबसे पहले मैंने इमेज लगा रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये किस टाइप की होती है, ठीक है। ये हो गई नर्व सेल, न्यूरॉन सेल है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा वैसे फ्रेंड्स। ये काफ़ी शाखान्वित होती है, ठीक है, ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे सारा चीज़ भर देती हूँ, क्या मतलब है ना। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना, सिर्फ ये जानना है कि नर्व सेल होती कैसी, न्यूरॉन सेल होती कैसी। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूरॉन सेल जो होती है यानी तंत्रिका कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है लंबी और साथ में कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखान्वित होती है। इसका कार्य क्या होता है, सूचना का स्थानांतरण, बस इतना याद रखना है। और इसमें याद रखना है स्पिंडल शेप जो होती है फंक्शन ये होता है इसका, और कुछ नहीं याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। ये हो गई तंत्रिका कोशिका। और क्या इसमें बचा है तंत्रिका कोशिका में जो पूछा जा सकता है। हाँ, मैंने सबसे पहले बताया जो तंत्रिका कोशिका है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, बड़ी नहीं है, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है। यहाँ पे लिख लीजिए चाहे फिर एक बार, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। लंबी सेल है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। अब देखिए आगे बात करते हैं और किसके बारे में पूछा जा सकता है। तंत्रिका कोशिका हो गई, पेशी कोशिका हो गई, और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल में जैसे तीसरा ले लेती हूँ मैं, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल यानी हिंदी में बोलेंगे स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा। स्पर्म सेल, ठीक है, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु की कोशिका, ठीक है, शुक्राणु की कोशिका। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया है ना कि लोकेशन और फंक्शन पे डिपेंड करता है इनका साइज़। तो इनका साइज़ जो होता है फ्लैजिलेट होता है, कहने का मतलब इनमें टेल प्रेजेंट होती है, मूवमेंट के लिए टेल प्रेजेंट होती है। तो देखिए जो स्पर्म है ना ये किस टाइप के होते हैं, स्पर्म का जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए इस टाइप का कुछ होता है स्पर्म ना। तो ये क्या होती है, टेल होती है इसकी, और ये मूवमेंट में हेल्प करती है क्योंकि बॉडी से बाहर जाना होता है इसे, है ना, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको बॉडी से निकलना होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है मूवमेंट के लिए। इसका काम क्या होता है, मूवमेंट करना। दूसरा एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल का ले सकते हैं, है ना, बैक्टीरियल सेल का। अब इतने को याद रखना है और इतने को मैं बता रही हूँ, ठीक है, इतने को याद रखना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है। और उसके बाद करते हैं, लेकिन इनका वर्क भी सारी चीज़ें, ये वर्क भी बता दिया मैंने। और उसके बाद चौथा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ उसका, बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु कोशिका जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवाणु कोशिका। अगर इसकी बात करी जाए तो ये कैसा होता है, तो ये भी फ्लैजिलेट होता है ना। जीवाणु कोशिका कैसी होती है, फ्लैजिलेट होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये होता है फ्लैजिला, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये भी मूवमेंट में ही हेल्प करता है ना। अब बात करते हैं स्फेरिकल की। अगर बात करते हैं स्फेरिकल में तो जैसे आरबीसी हो गया, है ना, कई सारे शेप्ड होते हैं स्फेरिकल में। अगर बात करी जाए तो कैसे हो जाएगी, आरबीसी का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, डब्ल्यूबीसी का तो थोड़ा सा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि उसका आकार बनता और बिगड़ता रहता है। तो उसको मैं बताऊंगी जब मैं अमीबा के बारे में बताऊंगी, तो ज़रूर बताऊंगी उसके स्पेसिफिक फीचर के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकायदा दे रखा है, तो उसको मैं बताऊंगी। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, किसमें, शेप में याद रखनी है, आकृति में याद रखनी। मैंने बताया
बताया जो शेप एंड साइज है वो डिपेंड करता है फंक्शन एंड लोकेशन में, है ना, कहाँ पे वो स्थित है और कहाँ पर उसका कार्य क्या है, कार्य और उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सामान्यतः जो सेल का साइज होता है, सेल का साइज होता है, सॉरी मैं मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्सर हो जाता है, सॉरी देखिए, सामान्यतः जो सेल का शेप होता है वो कैसा होता है, तो गोल होता है या गोलाकार होता है या फिर लंबा होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका आकार लंबा होने के साथ साथ जो उनके दोनों छोर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मतलब कि कैसे होते हैं, नुकीले टाइप के होते हैं। और ऐसे सेल्स को कहा जाता है तर्करूपी सेल। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना तर्करूपी सेल, ये बाकायदा लिखा हुआ है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मे भी पूछा जा सकता है कि तर्करूपी सेल कौन सी होती है, एग्जाम्पल बताइए, तो वो है मसल सेल, ठीक है, जिनका वर्क होता है मूवमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, ठीक है। और उसके बाद ये इस टाइप की सेल होती है, इनका शेप बना दिया मैंने। ये है तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, बड़ी कोशिका नहीं है फ्रेंड्स। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है ओवम, जो कि स्फेरिकल शेप्ड में होता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या ओवम के बारे में, जगह नहीं है, कहाँ मैं बनाऊँ, इधर कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए उसको नहीं बना रही हूँ। देखिए ओवम की अगर बात करी जाए ना, ये स्पर्म हो गया और ओवम ले लेते हैं, यहीं पे ओवम का बना देते हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप्ड में है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये स्फेरिकल है, ये है क्या, तो ये है ओवम। और जो कि हमारे शरीर की सबसे क्या है, बड़ी कोशिका है, फीमेल एग जिसे ओवम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, है ना। और ये बैक्टीरियल सेल मैंने बता दिया, कुछ फ्लैजिलेट सेल भी होती हैं, उनके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इनका कार्य क्या है, मूवमेंट करना, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है स्पर्म में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए इनके अंदर मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि उतना डिटेल पढ़ना नहीं है, सिर्फ जानना है कि ये सेल्स होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया साइज शेप के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज़ के बारे में। आइए फ्रेंड्स साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जितने सारे सजीव हैं अगर उनकी बात करें, सजीवों में ही तो बात चली रही साइज़ के, और निर्जीव में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है ना। तो देखिए जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पर जो साइज़ की बात करी जा रही वो है 1 मीटर का, 1 मीटर का 10 लाखवां, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, है ना, भाग के बराबर अगर साइज हो रहे हैं, साइज की बात करी जा रही है, 10 लाखवें भाग के बराबर छोटा हो सकता है साइज, या फिर कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर या फिर कुछ सेंटीमीटर उससे बड़ा भी हो सकता है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं क्या कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन में होता है। क्या बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन में हो सकता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, सबसे पहला है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और उसका साइज भी। सबसे छोटी कोशिका है कौन सी, जीवाणु कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल सेल, ये ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जो है वो है बैक्टीरियल सेल, जिसका साइज कितना होता है, उसका साइज है 0.1 से 0.5 क्या होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितना होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। मैं इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, इसके पहले साइज़ पूछा जा सकता है कितने से कितना होता है ना, या फिर कौन सी कोशिका होती है ये पूछा जा सकता है। तो दोनों दिमाग में याद रखना कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका का साइज़ की बात करी जा रही है ना, यहाँ पे साइज़ की बात करी जा रही है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है साइज़ में वो जीवाणु कोशिका है और उसका साइज़ कितना है, 0.1 से 0.5, यहाँ पे साइज़ की बात करी जा रही है। अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका साइज़ भी दे रखा है कितना, 170 mm से 130 mm, कितना 170 mm इंटू 130 mm, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, से नहीं है, इंटू 130 mm, है ना।
तो ये चीज़ समझ में आई कितने से कितना होता है, दोनों दिमाग में याद रखना। सबसे पहले जीवाणु कोशिका क्या है, साइज में सबसे छोटी है, उसका साइज दे रखा है, साइज कितना देखा है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करी जाए तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज जो है 170 mm से 130 mm। तो ये क्लियर हुआ। आगे मैंने लिखा है नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली कौन सी सेल है जिसे हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, मतलब हम अपनी आंखों के द्वारा उसे देख सकते हैं, वो कौन सी सेल है, तो वो है मुर्गी का अंडा। ठीक है, मुर्गी का अंडा जो है उसे हम अपनी नेकेड आई से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है उसका आकार बड़ा है, उसका आकार बड़ा है इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो है ये मतलब कि मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है। तो देखिए यूनिसेलुलर अब यहाँ पे बता देती हूँ, बल्कि आगे मैं बात करूँ तो आगे मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मतलब कि टाइप ऑफ सेल में बताऊँगी कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है और भी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यूनिसेलुलर यानी एकल कोशिका, एकल कोशिका का मतलब होता है वो कोशिका जो सिर्फ एक सेल से बनी हो। एक सेल से बनी कोशिका क्या कहलाती है, एकल कोशिका या यूनिसेलुलर कहलाती है। ठीक है, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, है ना, जो कि एक से अधिक सेल के द्वारा बना जीव या बनी कोशिका, है ना, बनी कोशिका क्या बोलेंगे, एक से अधिक सेल के द्वारा बना जीव क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एकल कोशिका और बहुकोशिकीय जो होती हैं उनका मतलब क्या होता है, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक कोशिका जिसमें है वो कहलाएगा यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से अधिक है वो क्या कहलाएगा, मोर देन वन, वो क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर कहलाएगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब यही यहाँ पर है कि जो मुर्गी का अंडा है वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, तो ये एकल कोशिका है, इसमें सिर्फ एक सेल है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई। यही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली कोशिका मुर्गी का अंडा, उसका रीज़न है आकार में बड़ा होने के कारण एकल कोशिका है, ये भी माइंड में याद रखना। ठीक है, माइंड में रखना। एक चीज़ यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो मैंने सोचा आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। देखिए वो क्या है, जो एग होता है, इस टाइप का कुछ एग होता है ना, इस टाइप का कुछ एग होता है। तो जब हम एग को बॉईल करते हैं, जब उबालते हैं, है ना, तो आप देखते होंगे एक आउटर पार्ट होता है ना, जब उसको उबालते हैं तो जब उसको काटा जाता है तो आपको दिखाई देता होगा एक वाइट वाला पार्ट होता है और एक बीच वाला पार्ट येलो कलर का होता है ना, एक बीच वाला पार्ट होता है येलो कलर का इस टाइप से। और अब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही गोल बना दिया, जबकि इस टाइप से कुछ होता है, आप समझ रहे होंगे, इस टाइप से कुछ होता है ना। ये वाइट वाला पार्ट, ये वाइट वाला पार्ट और ये येलो, मेरे पास तो येलो कोई है नहीं, है ना, तो इसको ही मैं ऐसे कर दे रही हूँ। ये येलो वाला पार्ट है, ये एग है। ठीक है, बॉयल एग है ये। जब बॉईल किया जाता है अंडे को, एग को, तो ये क्या होता है, ये वाइट वाला पार्ट कठोर हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। मेनली ये बताने का रीज़न यही था कि ये एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं, मे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये आपको सब पता होना चाहिए, एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो वाइट वाला पार्ट उबालने पर जो वाइट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कठोर टाइप में दिखता है ना। और ये आलू के जैसा लगता है ना, टेस्ट में कैसा लगता है, आलू के जैसा लगता है। ये सॉफ्ट, ये कैसा होता है, कठोर। जो कठोर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और जो ये येलो वाला पार्ट होता है ये सफ़ेद होता है। ठीक है, ये वाइट पार्ट होता है, सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन कहलाता है। और जो पीला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं यॉक, क्या बोलते हैं, यॉक। और ये कैसा होता है, पीला भाग होता है, पीला भाग। और जो ये पीला वाला भाग होता है ये एकल कोशिका का ही भाग होता है, एकल कोशिका का एक भाग होता है।
एकल कोशिका का एक भाग होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये चीज़ समझ में आ गई। जो वाइट वाला पार्ट होता है एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और जो पीला होता है उसको यॉक बोलते हैं, और ये क्या होता है, एकल कोशिका का एक भाग होता है। अब समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पर एक और नोट पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी भी कोशिका का साइज उसके जो भी जीव है उसके साइज से कोई मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं बात करूँ चूहा और उसके हाथी की बात कर लूँ, तो क्या हाथी बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, तो क्या उसकी सेल भी बड़ी होंगी? और जो चूहा है वो छोटा है, तो क्या उसकी सेल छोटी होंगी? नहीं। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, किसी भी सेल का साइज़ उस जीव के, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके साइज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेल का साइज जो होता है वो प्लांट या एनिमल के साइज से उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सेल के साइज और शेप से रिलेटेड। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं फ्रेंड्स। मैं सारे वही इन्वॉल्व कर रही हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं खुद ही एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, सारे नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद करती हूँ। मैं आपको नोट्स भी दिखा दूँ, बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये देखिए मैंने खुद ही बनाया। आई थिंक आपको ये सब दिख रहा होगा। ये देखिए सेल टॉपिक मैंने खुद ही कंप्लीट किया है। ये देखिए, और आप क्वेश्चन करना, उसके बाद बताना कि क्या सेल के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीटेट में, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं खुद ही कराऊंगी, सारे का सारा प्रीवियस ईयर कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ, यदि सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी बेस्ट हम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।